हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्रीलिम्स आने वाला है और इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स आपको कैसे लग रहे हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना टॉपिक है कि लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर क्या चीज़ है। ये टर्म रहती है इकोनॉमिक्स में, काफ़ी बार आती है बेसिक्स में, इकोनॉमिक्स के स्टैटिक पोर्शन में। तो अब देखते हैं लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर क्या होता है। अब देखो, जो कंपनियां होती है ना, उनके लिए एक आधार कार्ड नंबर की तरह होती है। अब मान लो कोई कंपनी है, वो पैसा लेके और डिफ़ॉल्ट कर गई और दूसरे किसी कंट्री के अंदर जाके उसने वो लोन लेना चाहा, और यहाँ इंडिया में तो वो डिफ़ॉल्ट कर गई और दूसरी कंट्री में वो जाके लोन ले सकती है। अगर दूसरी कंट्री वालों को उसका रिकॉर्ड ही नहीं पता कि भाई कैसी है ये कंपनी, अच्छा कर रही है क्या, या फिर डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर देगी लोन इन फ्यूचर। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए कुछ तो होना चाहिए कंपनी का वैलिड प्रूफ कि भाई ये कंपनी ठीक कंपनी है या ऐसा, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये देखने के लिए। तो उसके लिए क्या होता है, एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर मिलता है। 20 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है ये। और ये कंपनी को, जो भी कंपनी है वो, मतलब एक आरबीआई ने डाटा दे रखा है, मतलब 50 करोड़ है आई थिंक, हाँ 50 करोड़ से ज़्यादा का अगर लोन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर रही है वो कंपनी, ट्रेड कर रही है पैसों का, मतलब दूसरी जगह पैसे लेके जा रही है, ट्रांजेक्शन कर रही है, तो क्या होगा, उस कंपनी को अपना उस ट्रांजेक्शन के साथ अपना लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर डालना पड़ेगा। इसकी शुरुआत किसने की? G20 और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने मिलके की है। और इंडिया के बिहाफ पे, इंडिया के साइड से कोऑर्डिनेटर कौन है? क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको संभालता है इंडिया के साइड से, कि देखता है भाई ठीक है, अकाउंट ऐसे जो भी है उन पे जांच पड़ताल अच्छे से हो रही है, उनका नंबर डाला हुआ है उसमें, या ऐसी सारी चीज़ें। और आरबीआई ने ऑर्डर दे रखा है कि कोई भी कंपनी जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर रही है 50 करोड़ से ज़्यादा का, उस कंपनी को अनिवार्य है या ज़रूरी है ये नंबर डालना। तो ये हो गया अपना लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। अपना नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर 2018 एक्ट। क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या इसके प्रोविजंस है, ये सारी चीज़ें अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कौन है? ऐसे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, उन पे चार्जेस लगे हुए हैं या फिर वो अक्यूज है किन किन चीज़ों से, या तो उन पे चेक डिसऑन करने का चार्ज है, या फिर लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया, लोन चुकाया नहीं टाइम पे, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कर दिया, कोई चिट फंड का स्कैम कर दिया, ऐसा कोई भी स्कैम कर दिया जिसकी वैल्यू है या वर्थ है 100 करोड़ से ज़्यादा, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा। और उसके बाद में उन लोगों ने ये सब करके और कहाँ, विदेश भाग गए हैं, वो आउट ऑफ इंडिया भाग गए हैं। किससे बचने के लिए? जांच पड़ताल या प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे लोग किस में क्लासीफाई कर दिए जाएंगे? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स में क्लासीफाई ये कर दिए जाएंगे 2018 के एक्ट के तहत। और अब कौन सा एक्ट है? एक स्पेशल को मतलब इस एक एक्ट है, उसके तहत इन लोगों को क्या करना होता है कि 6 वीक्स के अंदर अंदर प्रेजेंट होना होता है, वरना क्या होगी, इनकी प्रॉपर्टी जो भी इंडिया में है या फिर बाहर है कंट्री के, या फिर कोई बेनामी प्रॉपर्टी है, इन्होंने किसी और के नाम पे वो प्रॉपर्टी जो खरीदी है, यानी इनका कोई भी मतलब गाड़ी चलाने वाला हो गया, या फिर ऐसे कोई भी लोग हो गए इन्होंने हायर कर रखे हैं उनके नाम पे, गरीबों के नाम पे प्रॉपर्टी जो इन्होंने कर रखी है और प्रॉपर्टी खुद की है, उसको कहते हैं बेनामी। तो ये सारी प्रॉपर्टी उसकी क्या होगी, उस बंदे की अटैच कर ली जाएगी भारत सरकार द्वारा। तो ये सारी चीज़ें इसमें बता रखी है। ये अपनों ने देख लिया, इकोनॉमिक ऑफेंडर 100 करोड़ से ज़्यादा वाला होगा। एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। कमेंट सेक्शन में बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से सीरियस होकर कर रहे हो, कि पीएमएलए एक्ट कब का है आपका, ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप। तो इसके अंदर स्पेशल कोर्ट्स बने हुए हैं, उनके अंदर ये लोगों को अपीयर होना पड़ेगा 6 वीक्स के अंदर अंदर, 6 हफ्तों में। अगर नहीं होते हैं तो इनको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बोल दिया जाएगा और इनकी इंडियन ओवरसीज़ या बेनामी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा। और किसी भी ऑर्डिनरी कोर्ट में या फिर ट्रिब्यूनल में ये लोग स्टे नहीं ला सकते, ये स्टे सिर्फ ला सकते हैं हाई कोर्ट में जाके या सुप्रीम कोर्ट में जाके। तो ये भी याद रखना, ट्रिब्यूनल या कोर्ट इनके कोई भी डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं करेगा।
तो ये सारी बातें हैं आपके फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 के अंदर, जो आपके यूपीएससी एग्ज़ाम या फिर कोई स्टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में आते हैं एक और एक्ट है आपके इकोनॉमिक्स के स्टैटिक पोर्शन से ही, DICGC एक्ट है 1961 का। वैसे तो अपना ने रेफरेंस काफ़ी वीडियोस में इसका देख लिया है, लेकिन इसके जितने भी सारे प्रोविज़न हैं अपने एक जगह देख लेते हैं। तो DICGC एक्ट का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट है ये। अब डिपॉजिट इंश्योरेंस मतलब जो लोगों ने डिपॉजिट कर रखा है पैसा, उसका इंश्योरेंस, या फिर मतलब अगर कोई बैंक है वो डिफ़ॉल्ट कर देता है या फिर बैंक करप्ट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो क्या होगा, लोगों का तो पैसा उस बैंक में जमा है, तो क्या होगा, उन लोगों का पैसा ऐसे तो डूब जाएगा। तो ये संस्था क्या करवाती है, बैंकों का इंश्योरेंस करवाती है कि बैंकों को क्या करना है, यहाँ जाके और खुद का इंश्योरेंस कराना है, टाइम टू टाइम प्रीमियम देना है, पैसा देना है इंश्योरेंस के लिए इस एक्ट के तहत, ताकि अगर कोई बैंक फ्रॉड कर दे या फिर स्कैम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये लोगों को वापस पैसा मिल सके, डिपॉजिटर्स को। तो अब ये याद रखना कि DICGC एक्ट में अपने इंश्योरेंस नहीं करवा रहे, बैंक वाला जाके अपना इंश्योरेंस करा रहा है, बैंक का खुद का, टाइम टू टाइम पैसा दे रहा है, ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो लोगों का पैसा डिफ़ॉल्ट ना हो या फिर खोए ना, कि उनको मिला ही नहीं वापस। तो ये है डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट कॉरपोरेशन एक्ट के तहत। मैंडेट्स दैट ऑल टाइप्स ऑफ बैंक मस्ट बाय इंश्योरेंस, सारे बैंकों को, हर टाइप के बैंक को इंश्योरेंस बाय करना है ऑन देयर डिपॉजिट अकाउंट फ्रॉम DICGC। प्रीमियम देते रहना है बैंकों को इंश्योरेंस के लिए। और अब देखें तो DICGC जो कॉरपोरेशन खुद है वो क्या है, 100% RBI ओन्ड कंपनी है, कॉरपोरेशन है। तो ये भी याद रखना कि 100% ऑनरशिप RBI की है इसके अंदर। और इसका चेयरमैन कौन होगा DICGC का, डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का? ये तो एक्ट है, उसके अंदर संस्था है, वो कॉरपोरेशन है। पूरा एक्ट देख रहे हैं, उसमें संस्था है, कॉरपोरेशन। तो RBI का जो डेप्यूटी गवर्नर है वो चेयरमैन होता है DICGC का। हेडक्वार्टर कहाँ है DICGC का? मुंबई में है। उसके बाद में इसमें बता रखा है कि अगर बैंक शट डाउन हो जाए तो DICGC इंश्योरेंस पे इंश्योरेंस टू एवरी डिपॉजिट होल्डर। किस पे इंश्योरेंस मिलेगी? जो उनको इंटरेस्ट मिलने वाला था और उनका प्रिंसिपल अमाउंट था, दोनों पे ही पैसा उनको मिलेगा। और अब ये याद रखना कि इसमें मैक्सिमम प्रोटेक्शन 5 लाख रुपए तक की मिलेगी। अगर किसी के 5 लाख से ज़्यादा रुपए है तो उसको भी 5 लाख मिलेगी, 5 लाख से कम है तो उसको अपना पैसा मिल जाएगा। तो मैक्सिमम 5 लाख तक का ही मिल सकता है इसके अंदर पैसा वापस। 90 दिन के अंदर अंदर DICGC को पैसा देना होगा डिपॉजिटर्स को। उसके बाद में ये याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो DICGC एक्ट है वो PACS और NBFCs पे अप्लाई नहीं होता। PACS तो याद रह जाएगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये तो आपको याद रह जाएगा कि आपने उन्हें पहले भी डिटेल्स देखी थी कि ये बैंक नहीं होते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, चेक बुक इशू नहीं कर सकते, ऐसी सारी डिटेल्स ही, तो ये तो याद रह जाएगा। NBFC का याद रखना, NBFC अपनों ने बहुत बार डिस्कस कर लिया क्या होता है, तो ये आप याद रखना कि NBFC और PACS पे DICGC एक्ट लागू नहीं होता, और ना ही म्यूचुअल फंड्स पे होता, चाहे वो गवर्नमेंट ओन्ड म्यूचुअल फंड हो तो उस पर भी नहीं होगा, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ डिटेल्स थी अपनी DICGC एक्ट के बारे में और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के बारे में, और लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर अपना क्या होता है। उसके बाद में एक टॉपिक आता है अपना प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। अब ये क्या है, अपनों ने पहले क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स देखे थे, RBI के मात्रात्मक और गुणात्मक टूल्स देखे थे कि RBI कैसे बैंकों को नियंत्रित करता है, बैंकों पे कैसे कंट्रोल अपना एस्टेब्लिश करता है कि वो कुछ गलत ना करे, ऐसी चीज़ें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखे। तो उसके लिए क्वालिटेटिव जो टूल अपनों ने या डायरेक्ट टूल देखे थे ना, कि डायरेक्ट RBI बैंकों को बोल सकता है कि भाई ऐसा करो, ऐसा मत करो वरना रेस्ट्रिक्शन लगा दूंगा, तो उनमें से ही एक टूल है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। इसके अंदर RBI कुछ लिमिट्स डिसाइड कर सकता है, रिस्क थ्रेशोल्ड में क्लासिफाई करता है बैंकों को कैपिटल के आधार पे, कि एक बैंक के पास कितना खुद का पैसा है, उस आधार पे रिस्क देता है कि सबसे अच्छा जिसके पास पैसा होगा वो कम रिस्क होगा उसके पास में, और जिसके पास डिपॉजिट लोगों का पैसा लेके पूरा ही वो ही काम कर रहा है कि सिर्फ लोगों के पैसे से ही
लोन ले रहा है, खुद का कोई पैसा नहीं है, तो उसको हाई रिस्क में आरबीआई क्लासीफाई करेगा, 1 में क्लासीफाई कर सकता है। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क क्या है कि आरबीआई बैंकों को रिस्क के आधार पे क्लासीफाई करता है, और जिस पे जितना ज़्यादा रिस्क होगा उस पे आरबीआई लिमिटेशंस लगा सकता है कि भाई तुम ये चीज़ें करोगे, ये चीज़ें नहीं करोगे, ताकि जो डिपॉजिटर्स है उनको कोई हार्म ना हो और कंट्री को भी कोई हार्म ना हो, नुकसान ना हो। तो ये क्या है, आरबीआई कैन रेस्ट्रिक्ट वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ दैट बैंक की अगर ज़्यादा रिस्क है तो। हायर नंबर, ज़्यादा नंबर होगा तो ज़्यादा रिस्क होगा। तो अब ये याद रख लेना कि जिस बैंक का रिस्क क्या होगा, जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ज़्यादा हाई रिस्क होगा उसका। 3 है तो मतलब उस पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, 1 है तो उस पर रिस्क उतना ही कम है। शायद मैंने पहले उल्टा बोल दिया था, पर ये आप याद रखना कि जितना ज़्यादा हायर नंबर होगा उतना ज़्यादा रिस्क भी ज़्यादा होगा। 3 है तो हाई बहुत ज़्यादा रिस्क है कि उसके पास खुद का कैपिटल बहुत कम है। तो ये है अपना करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। क्वालिटेटिव टूल है, आपको याद रखना है मॉनेटरी पॉलिसी का, क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है, क्योंकि डायरेक्ट आरबीआई एक्शन ले रहा है। क्वांटिटेटिव में क्या था, आरबीआई रेपो रेट कम ज़्यादा कर रहा था, वो सारी चीज़ें थी उसके अंदर। अब एनबीएफसीज पे भी लागू होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, लेकिन कौन सी एनबीएफसीज पे, जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है सिर्फ उन पे ही होता है। जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती लोगों का, उन एनबीएफसीज पे लागू नहीं होता, याद रखना प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। और एप्लीकेबल गवर्नमेंट ऑन्ड एनबीएफसीज पे भी लागू होता है। अब ये प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव प्राइमरी डीलर्स पे लागू नहीं होगा, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे भी लागू नहीं होगा ये। उसके बाद में एक सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क है, सेम है, ऊपर वाली चीज़ है कि ध्यान रखेगा, आरबीआई निगरानी रखेगा, लेकिन ये किसके लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए स्पेशल बना रखा है सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। तो ये सारी कुछ अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, कल अपने देखेंगे बेसल नॉर्म से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी गैदर कर लेंगे, अपने देख लेंगे एक ही वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, ताकि आप तक रोज़ नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे ही लेटेस्ट वीडियो आती है। रोज़ लगभग वीडियो अपलोड हो जाती है, कभी कभार मिस होती है, तो उसका मैं ध्यान रखूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।